गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हम साइंस के अंदर पढ़ रहे थे सातवां पार्ट। उस सातवें पार्ट में हमने गुणों के बारे में देखा था, गुणों की आवर्तिता के बारे में, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, आयनिक त्रिज्या, परमाणु आकार, इन सब के बारे में, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, इन सब के बारे में हमने डिस्कस। अब कुछ टॉपिक इसके अंदर रहे, कुछ परिभाषाएं रही है, आज इनको हम कंप्लीट करेंगे, फिर ये सातवां पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इसके देंगे कि बोर्ड के क्वेश्चंस कि कौन से बोर्ड के क्वेश्चन इसके अंदर पूछेंगे। तो थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं जो है वो आज मैं क्लियर करा लेता हूं आपको। सबसे पहले हम इस सातवें पार्ट के अंदर आज पढ़ते हैं संयोजकता। क्या पढ़ते हैं? संयोजकता। देखो संयोजकता क्या होती है, यानी किसी भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो हम क्या लिखेंगे? बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या कहलाएगी? उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो किसी भी कोश में उपस्थित या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम उसकी क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ग की बात हम करते हैं तो एक और दो वर्ग मैंने आपको बताया, वर्ग एक और दो, ये कौन से ब्लॉक्स होते थे? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते थे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते थे। वर्ग एक और दो क्या आता था? एस ब्लॉक एलिमेंट आता था। फिर 3 से लगा के 12 तक कौन सा ब्लॉक था? इसको हम कहते थे डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक कहते थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 13 से लगा के 18 तक कौन सा ब्लॉक था? ये ब्लॉक था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा ब्लॉक था? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में क्या था? एफ ब्लॉक। अब इनकी हम संयोजकता की बात करें तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वर्ग है उसके अंदर, इस एस ब्लॉक के अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक के अंदर जाता है। तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी, तो पूरे वर्ग एक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी संयोजकता सेम होगी। वर्ग 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता सेम होगी। वर्ग 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी संयोजकता सेम होगी। यानी उनके बाह्यतम कोश में सभी में इलेक्ट्रॉन सेम होगा। और इनके नाम भी किस में रखे हुए? देखो एस ब्लॉक का मतलब इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में जाएगा। डी ब्लॉक का मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा और पी ब्लॉक का मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 और 2। एस ब्लॉक के एलिमेंट की संयोजकता कितनी होती है? 1 और 2 होती है। आई बात में ध्यान रखना। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इन सबकी संयोजकता, इसकी परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखो संयोजकता कैसे देखते हैं। हाइड्रोजन के पहला को एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोश में कितना? 1 ही आएगा। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 हुआ। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। अब देखो लिथियम का बाह्यतम कोश, लिथियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके परमाणु क्रमांक 3 है तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे? देखो पहले में 2 भरे जाते हैं, ये 2 भर दिए। दूसरे में कितने आते हैं? 8, लेकिन इसके पास कितने? 3 है तो 2 तो भर दिए, तो कितना रहा? 1 रहा ना। तो इसकी भी देखो संयोजकता कितनी हुई? 1। तो पहले वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं इन सबकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। फिर देखो सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम के 11 होते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगी? 2, 8 और 1। अब मैं ऐसे ही बना देता हूं, तो पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 1। तो ये सबसे बाह्यतम कोश है, तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बात हम क्या कर रहे हैं कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एलिमेंट्स के अंदर, उसके परमाणु स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे बाह्यतम कोश है उस बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम उसकी क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। आई बात समझ में? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की संयोजकता कितनी होती है? 1 और 2। अब देखो जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो पहले संयोजकता 1 से 4 तक तो बढ़ती है, लेकिन +1, +2, +3, +4, लेकिन उसके बाद ये संयोजकता क्या हो जाती है? घटना शुरू हो जाती है। जैसे मैं 13वें वर्ग की बात करूं तो 13 में क्या होता है?
बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये। अब बोरॉन के देखो तो बोरॉन के कितने होते हैं परमाणु क्रमांक? 4 होते हैं। कितने होते हैं? बोरॉन के 5, सॉरी, बोरॉन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 5। तो बताओ, देखो इसके बाह्यतम कोष में पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। बताओ दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 5 है तो 2 तो आगे, इसका मतलब दूसरे कोष में 1, 2 और 3। तो बताओ इसकी संयोजकता कितनी हुई? 3 हुई। अब में बोरॉन के बाद कार्बन आता है। कार्बन जो होता है ये 13वें वर्ग का है और कार्बन होता है 14वें वर्ग का। तो ये तो आया हमारे पास, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो 13वें वर्ग में ये बोरॉन हो गया। अब मैं 14वें वर्ग में बात करूं तो 14वें वर्ग में कार्बन होगा। कार्बन का देखो तो बताओ, ये बोरॉन का हो गया मेरे पास। अब कार्बन के देखो, कार्बन के कितने होते हैं? 6। ये 5 है, ये 6 है। फिर कार्बन के बाद आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके 7 होते हैं। फिर आएगा ऑक्सीजन, ये 16वें वर्ग का है, इसके 8। और फिर उसके बाद फ्लोरीन, यानी 17वें वर्ग में क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, इसके 9 होते हैं। और फिर 18वें वर्ग में आ जाएगा नियॉन। इन सबकी हम संयोजकता देखते हैं। देखो इन सबकी संयोजकता देखते हैं। नियॉन के 10 होते हैं। तो आप देखो बोरॉन के कितने हुए? 3 हुए। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस बोरॉन की फैमिली में जो भी आएगा इन सबकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। इस बोरॉन फैमिली में जो भी आएगा उसकी संयोजकता, हम आवर्त सारणी में देखो तो बोरॉन में क्या आता है? इन सबकी संयोजकता होती है, इन सबकी संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? इन सबकी +3 होगी। कितनी होगी? +3। तो इस वर्ग में आने वाले सभी एलिमेंट्स की कितनी होगी? 3 होगी। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? पी ब्लॉक में, क्योंकि ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो पी ब्लॉक में जाएगा। तो बोरॉन की सभी फैमिली, इसके नीचे आने वाले सभी की जो संयोजकता होगी कितनी होगी? 3, क्योंकि इन सबके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही बात समझ में? चलो मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो देखो कितने हो जाएंगे? 11, 12, 13। एल्यूमिनियम के कितने होते हैं? 13। अब आप देख लो, खुद ही देख लो। एल्यूमिनियम के 13 होते हैं। तो बताओ पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, बताओ तीसरे कोष में कितने आ जाएंगे? 3। भाई एल्यूमिनियम के 13 है ना, तो पहले कोष में 2 भरे जाएंगे, दूसरे कोष में 8 आते, तीसरे कोष में 3। तो बताओ कितनी? बोरॉन के नीचे ही है एल्यूमिनियम, तो बोरॉन के कितने आए? 3। तो एल्यूमिनियम के भी कितने हुए? 3। तो आई बात समझ में? यानी किसी भी परमाणु या तत्व के एलिमेंट्स के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता कहते हैं। अब देखो कार्बन, कार्बन के कितने? 6 हैं। बताओ पहले कोष में कितने आएंगे? 2, दूसरे कोष में 4 आएंगे। तो बताओ इसकी क्या होगी संयोजकता? 4 होगी। बताओ नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन पहले कोष में 2, दूसरे कोष में कितने आएंगे? 5। अब यहां क्या होता है कि यहां 4 तक तो आ गई। अब ये नाइट्रोजन की 5 हुई, तो 5 कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो इसको लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ज्यादातर कोई भी एलिमेंट्स होता है वो 4 तक तो दे सकता है, उसके बाद उसको लेने पड़ेंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला नहीं होता है, आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो ध्यान रखना, इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता -3 हो जाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के 8 है तो इसके पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 6। बताओ 6 नहीं त्यागेगा, क्या करेगा? ये 2 लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और वो भी क्या? -2। फिर फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन के 9 हैं, तो पहले में 2, दूसरे में कितने आएंगे? 7 आएंगे ना, तो इसको कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। और नियॉन के तो पूरा भरा हुआ है, नियॉन के तो पूरा भरा हुआ है, 2 और 8 दोनों भरे हुए हैं, इसको किसी की आवश्यकता नहीं, इसलिए संयोजकता क्या होती है? 0। तो ध्यान रखना कि लास्ट वाले 18वें जितने भी वर्ग हैं उस सभी एलिमेंट्स की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि इनको किसी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। अष्टक जिनका खाली होता है उनकी संयोजकता होगी, जिनका अष्टक पूर्ण है उनकी कोई संयोजकता। इनका देखो 4 है तो ये दे सकता है, 5 है तो ये 3 लेगा, तो संयोजकता 3 होगी। ये 6 है तो 2 लेगा, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। ये 7 है तो इसकी 1 लेगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ज्यादातर तत्व कितने? 1, 2, 3, 4 दे सकते हैं। फिर उसके बाद तो बताओ, मैंने जैसे मैं ऐसे बढ़ रहा हूं तो पहले क्या हो रहा है? 4 तक तो बढ़ रही है कार्बन तक, तो फिर क्या हो रहा है? देखो घट रही है, 3, 2, 1 हो गई ना। तो बाएं से दाएं जाने पर पहले देखो 1, 2, यहां आने पर 3 हो गई, 4 हो गई, और फिर क्या हो रही? फिर देखो कम होनी शुरू हुई, 3, 2, 1। इस तरीके से संयोजकता पता करते हैं। तो संयोजकता पता करने का सीधा तरीका क्या है कि उसके बाह्यतम कोष को देखो, और बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसकी संयोजकता है। आजकल संयोजकता के स्थान पे ऑक्सीडेशन स्टेज यूज की जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या यूज की जाती है? ऑक्सीकरण अवस्था यूज की जाती है। संयोजकता के स्थान पर आजकल किसका यूज होने लगा है? आजकल यूज होने लगा है ऑक्सीकरण अवस्था। इस ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है
कि कोई भी परमाणु अपने पास वाले परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। कि जैसे भाई मैंने ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन -2 ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी हुई, -2। तो पास वाले से कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके आधार पे उसकी क्या पड़ती है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो जैसे ऑक्सीजन की मैं बात करूं ये 8 है। अब देखो इसके बाह्यतम कोश में देखो, ये पहला कोश इसका हुआ, कितने आएंगे, 2 आएंगे। दूसरे कोश में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 6 ही है, ये 3 4 5 ये 6, तो इसके 8 है तो कितने हुए, 2 और 6। पहले कोश में 2 आते, दूसरे में। अब बताओ ये 6 तो देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 2 लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इस कारण से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2। और जब ग्रहण करता है तो क्या आता है, चार्ज माइनस आता है। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई, -2। क्या हुई, इसकी संयोजकता 2 और इसकी ऑक्सीजन अवस्था -2। तो आजकल संयोजकता के स्थान पर किसका नाम यूज करें, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अवस्था कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज कहलाएगी। तो बताओ कितने ऑक्सीजन के, -2 हो गए, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। कोई भी जो एलिमेंट्स होता है वो अपने बाह्यतम कोश को पूरा करना चाहता है, या तो बाह्यतम कोश उसका अष्टक पूर्ण हो जाए, उसमें 8 कंप्लीट हो जाए, या अपना कोश भर जाए, जिससे वो स्थायी हो जाता है। इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कितने त्यागेगा वो उसके, या कितने ग्रहण करता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। और ऑक्सीकरण स्टेज क्या है, आजकल संयोजकता के स्थान पे ऑक्सीकरण अवस्था यूज होने लगी है। तो ध्यान रखना जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अपने साझे वाले परमाणु से, जिससे भी वो अटैच रहता है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी। तो कार्बन ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर त्यागता है तो प्लस में और ग्रहण करता है तो माइनस में। तो ये बाह्यतम कोश से हम संयोजकता पता कर सकते हैं। अब देखो ये संयोजकता हुई। अब कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, परिवर्तित संयोजकता। परिवर्तित संयोजकता का मतलब देखो क्या हुआ, ये सवाल कभी कभी पूछते हैं कि परिवर्तित संयोजकता का मतलब क्या होता है। परिवर्तित संयोजकता का मतलब होता है कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। क्या करना, एक से अधिक। परिवर्तित का मतलब एक से अधिक, +1 से लगे +7 तक अलग अलग दर्शाते हैं। एक ही एलिमेंट्स अलग अलग दर्शा सकता है। तो परिवर्तित संयोजकता का मतलब होता है कि एक से अधिक संयोजकता दर्शाना। एक से अधिक संयोजकता दर्शाना क्या कहलाता है, परिवर्तित संयोजकता। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, मतलब +1 +2 +3 +4 +5। जैसे वैनिडियम होता है, ये +5 तक दर्शाता है। +1 +2 +3 +4 +5 तक ये संयोजकता दर्शाता है। +3 भी दर्शाता है, ये +7 भी दर्शाता है। इस कारण से इसको कहते हैं कि ये परिवर्तित संयोजकता दर्शाने वाला एलिमेंट है वैनिडियम। आई बात समझ में। तो ये +5 +3 +7 बहुत सारी संयोजकता ये दर्शाता है। तो जो अलग अलग तरह की संयोजकता दर्शाता है उनको हम कहते हैं परिवर्तित संयोजकता, यानी अलग अलग तरह की, यानी एक से अधिक जो संयोजकता दर्शाता है उस संयोजकता को हम कहते हैं परिवर्तित संयोजकता। ये कौन कौन ज्यादातर दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तत्व जो है, डी ब्लॉक को तत्व है, एफ ब्लॉक के तत्व भी दर्शाते हैं, यानी कौन, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। एफ ब्लॉक में कौन आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व है वो क्या करते हैं, परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड जो एक्टिनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो परिवर्तित संयोजकता दर्शाता है। परिवर्तित संयोजकता का मतलब एक से अधिक संयोजकता को दर्शाना क्या कहलाता है, परिवर्तित संयोजकता। तो क्या लिखेंगे, कुछ तत्व जो होते हैं वो एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। उसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ सकते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले तत्व आ सकते हैं जो एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना, तो एक से अधिक संयोजकता का मतलब, परिवर्तित संयोजकता का मतलब एक से अधिक संयोजकता दर्शाना। तो संयोजकता का मतलब क्या होता है, किसी भी कोश के बाह्यतम, किसी भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता आजकल किस नाम से, ऑक्सीकरण स्टेज। ऑक्सीकरण स्टेज का मतलब, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपने पास वाले परमाणु से, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेज कहलाएगी। समझ गए। अब हम पढ़ते हैं कुछ त्रिज्याओं के बारे में। कुछ क्या पढ़ते हैं,
त्रिज्याओं के बारे में। जैसे हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ा था वैसे के वैसे हम त्रिज्याओं के बारे में। सबसे पहले मैं त्रिज्या पढ़ता हूं, सहसंयोजक त्रिज्या। फिर हम पढ़ेंगे वॉन डर वाल्स त्रिज्या, और फिर हम एक पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या। ये तीन तरह की त्रिज्याओं का हमें ध्यान होना है। एक तो सहसंयोजक त्रिज्या, एक वॉन डर वाल्स त्रिज्या और एक धात्विक त्रिज्या। देखो सबसे हम पहले पढ़ते हैं सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है। सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब होता है दो। देखो तीनों के बारे में मैं पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूं। सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब होता है कि एक ही तत्व के दो परमाणु हैं। एक ही तत्व के क्या है? दो परमाणु। एक ही तत्व के ये दो परमाणु हैं। जैसे मान लिया एक परमाणु ये और एक परमाणु ये दो परमाणु हैं। बात समझ में? इनके नाभिकों के बीच की दूरी, ये इन दोनों के नाभिक, इनके बीच की दूरी, तो ये इनकी बीच की दूरी का आधा, यानी इनके बीच की दूरी यहां से लगा के यहां तक है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी मान लिया, ये मैंने मान लिया d। इस d को आधे हम क्या कहते हैं? इसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या को क्या कहेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या। आई बात समझ में? यानी क्या कहा मैंने कि सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु यानी समान तत्व के दो परमाणु जो किसी बंध से बंधित हो। बंध का मतलब किसी सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब एक बॉन्ड है इनके बीच में जो बंधित हो, उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का क्या? आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी। तो ध्यान रखना, सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि दो एक ही तत्व के दो, एक ही तत्व के दो समान परमाणु, दो क्या है? समान परमाणु। याद रखना, एक ही तत्व के दो समान परमाणु के नाभिकों, दो समान परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी का क्या करना? आधा। नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या। ध्यान रखना। तो एक तो सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि एक ही तत्व के दो समान परमाणु, एक ही तत्व के दो समान परमाणु जो किसी बंध से बंधे हुए हो, क्या होना चाहिए? दोनों के अंदर एक बॉन्ड होना चाहिए। जैसे सहसंयोजक बंध हो गया, उन दोनों के बीच में एक बंध है, बंध से वो दोनों बंधे हुए हैं। आई बात समझ में? तो एक ही तत्व के दो समान परमाणु और जो किसी बंध से बंधे हुए हैं, उनके नाभिकों में जिनके बीच में क्या बना हुआ हो? बंध हो। क्या हो? एक बॉन्ड बना हुआ हो, बंध से दोनों जुड़े हुए हो। तो एक ही तत्व के दो समान परमाणु जो किसी बंध से बंधित हो, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का क्या करना? आधा करना क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सह। तो मान लिया ये दो अपने पास एक ही तत्व के दो परमाणु हैं, इनके ये दोनों नाभिक हैं, ये बंध से बंधे हुए हैं, इनके बीच की दूरी का क्या कर दिया मैंने? हाफ कर दिया। ये क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। आई बात समझ में? तो सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या है कि एक ही तत्व के दो समान परमाणु होने चाहिए जिनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। अब हम बात करते हैं वॉन डर वाल्स त्रिज्या की। वॉन डर वाल्स त्रिज्या का मतलब एक ही पदार्थ के, ये एक ही पदार्थ के ठोस में, ज्यादातर किसमें? ठोस में। ये ठोस, कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ के अणु हैं और उस अणु के परमाणु है। क्या है? परमाणु। तो एक ही ठोस पदार्थ के दो परमाणु जो अनाबंधित हो, किसी बॉन्ड से बंधे हुए नहीं हो, तो उनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, उनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वॉन डर वाल्स त्रिज्या। क्या कहा है? वॉन डर वाल्स। देखो इसमें तो बंद होना चाहिए, इसमें अनाबंधित, बंद नहीं। समझ गए? एक ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ के परमाणु, दो परमाणु, एक ही ठोस पदार्थ के दो परमाणु जिसके बीच में बंध नहीं हो। देखो मैंने बंध नहीं बनाया, बंध बनाया, जिसके बीच में बंध नहीं, यानी अनाबंधित परमाणु कैसे होने चाहिए? अनाबंधित। अनाबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का, अनाबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वॉन डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉन डर वाल्स त्रिज्या। ध्यान रखना, वॉन डर वाल्स त्रिज्या में क्या है? ये भी एक ही पदार्थ के हैं, ये भी एक ही तत्व के हैं। तो एक ही पदार्थ के दो परमाणु
जो बंध में बंधित नहीं हो, जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, उनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, उनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? वॉन डर वाल्स त्रिज्या। ध्यान से समझना, इसमें बंध होना चाहिए परमाणु के बीच में, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा संसंयोजक त्रिज्या। इधर क्या है? एक ही ठोस, जो ठोस पदार्थों में एक ही ठोस पदार्थ के दो परमाणु जिनके बीच में कोई बंध नहीं हो, अनाबंधित हो, उनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधार क्या कहलाएगा? वॉन डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वॉन डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। अब देखो आते हम धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या का मतलब होता है कि कोई ठोस अवस्था में धात्विक मतलब धातु का क्रिस्टल हो, धातु के क्रिस्टल जालक में, धातु के क्रिस्टल जालक में दो धातु के नाभिकों के बीच की, दो धातु या परमाणु के उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, इन नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। मतलब क्रिस्टल जालक में, किसी धातु के क्रिस्टल जालक में दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या? उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या किसमें होगी? धातु में। किसमें होगी? धातु में। कि धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? किसी धातु के क्रिस्टल जालक में, किसी धातु के क्रिस्टल जालक में दो धातु जो है उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या धातु के क्रिस्टल जालक में, कोई ठोस धातु का क्रिस्टल जालक है, समझ गए, धातु सारी इसमें जुड़ी हुई है एक दूसरे के पास, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का क्या करना है? आधा करना है। उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। तो ध्यान रखना, सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या है? एक ही तत्व के दो समान परमाणु, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, और वो किससे बंधे हुए होने चाहिए? एक बंध उसके बीच में होना चाहिए। तो एक ही तत्व के समान परमाणु, उनके नाभिक परमाणु जो किसी बंध से बंधित हो, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या। दो परमाणु, एक ही पदार्थ के दो परमाणु जो बंध में बंधित नहीं हो, अनाबंधित हो, जो बंध नहीं हो, उनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वॉन डर वाल्स त्रिज्या। और धात्विक त्रिज्या का मतलब धातु का जो क्रिस्टल जालक है, सभी धातु जो मिलकर बनी होती है, सभी धातु के अंदर परमाणु सारे एक दूसरे अटैच होते हैं, एलिमेंट्स, उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। आई बात में ये धात्विक क्रिस्टल जालक में होगा तो उसको कहेंगे धात्विक त्रिज्या। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस देखूं तो देखो, संसंयोजक त्रिज्या और वॉन डर वाल्स त्रिज्या में वॉन डर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा संसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा होता है। ध्यान रखना, वॉन डर वाल्स त्रिज्या का मान ज्यादा होता है किससे? संसंयोजक त्रिज्या से। संसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा होता है। सहसंयोजक त्रिज्या से वॉन डर वाल्स त्रिज्या का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों होता है? तो ध्यान रखना कि वॉन डर वाल्स के अंदर परमाणु बंध में नहीं है, इसका मतलब ये दूर दूर हो सकते हैं। बंध में नहीं होंगे तो क्या होगा? ये असमान रूप से गति कर सकते हैं, तो इसमें बंध नहीं है, यानी एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम होता है, इसका मतलब उनके बीच में दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो उनकी त्रिज्या अधिक होगी। तो ध्यान रखना कि इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखना कि वॉन डर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोई परमाणु जो होते हैं वो किसी बॉन्ड से बंधे हुए नहीं है। जबकि संयोजक त्रिज्या में क्या है? इनके बीच में एक मजबूत कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, संसंयोजक बंध है, जिसके कारण ये बंधे हुए हैं तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इनका आकार छोटा होगा तो इनकी त्रिज्या थोड़ी कम होगी। तो ये बंधे हुए बॉन्ड से इनके बीच में, क्योंकि इनके बॉन्ड जो है वो मजबूत है और इसके बीच में वॉन डर वाल्स त्रिज्या में कोई बंध नहीं है, तो इनके जो अणु है, परमाणु है, वो दूर दूर होंगे तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी? ज्यादा। तो ध्यान रखना कि वॉन डर वाल्स त्रिज्या जो होती है ज्यादा, मतलब ये थोड़ा कमजोर बॉन्ड है वॉन डर वाल्स बंध और संयोजक त्रिज्या से, तो इनकी वॉन डर वाल्स जो त्रिज्या है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो परमाणु दूर दूर हो सकते हैं तो उनकी त्रिज्या भी अधिक होगी, और ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए बंध के द्वारा। इसलिए ध्यान रखना, वॉन डर वाल्स त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी, सहसंयोजक त्रिज्या, वॉन डर वाल्स त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। आई बात में फिर मैंने आपको पढ़ाया संयोजकता। संयोजकता का मतलब ये, एक मैंने आपको पढ़ाना उप धातु भी मैंने आपको कहा था कि एक उप धातुएं होती है, तो उप धातुएं कौन कौन सी होती है वो मैं लिख देना। मतलब धातुएं हमने देखा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होती है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट धातु में आई, पी ब्लॉक के अंदर धातु, उनके बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। आवर्त सारणी में एक क्या है? टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो वहां पर क्या दर्शाई जाती है? धातु है। आवर्त सारणी में बोरॉन के बाद इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, 13वें वर्ग के बाद ये बोरॉन, ये इस तरीके से
सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इस तरीके से होगी, एंटीमनी, फिर टेलुरियम और फिर पोलोनियम। तो ये जो है ये इस तरीके से होगी। ये सारी जो है बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। अब इससे इधर इधर वाली जो सारी है वो क्या कहलाती है? अधातुएं। क्या कहलाती है? अधातुएं। और इधर वाली क्या कहलाती है? धातुएं। ये धातुएं होगी, ठीक है। और इनके बीच में ये सारी क्या है? उपधातु। इनको हम क्या कहते हैं? उपधातु। उपधातु का मतलब क्या होता है? जो धातु के समान व्यवहार करे, धातु और अधातु के समान व्यवहार, जिसमें धातु के भी गुण हो और उपधातु के भी गुण है, उनको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो ध्यान रखना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारी जो है वो क्या है? उपधातु। तो कभी आपको पूछ ले कि उपधातु कौन कौन सी है, तो इनके नाम लिख देना। ये आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से ऐसे इस तरीके से इनको दर्शाएगा। आप देख सकते हो ब्लैक कलर से 13वें वर्ग के बाद ये ऐसा शुरू होगी। इधर धातु है, इधर धातु है। तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये सारी क्या कहलाएगी? उपधातुएं कहलाएगी, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो ये भी एक आप ध्यान रखना, समझ गए? आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से इनको दर्शाया जाता है। तो ये हमने आज पार्ट कौन सा पढ़ा? 7वां कंप्लीट कर लिया है हमने। थोड़ी जो ये बाकी थी, संयोजकता है, त्रिज्याएं थी, वॉन डर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, इनको हमने आज डिस्कस किया। और उपधातु के बारे में भी हमने देखा। ये सारे आवर्त सारणी जब हम ऑफलाइन क्लास चलाएंगे तो मैं आपको पूरे आवर्त सारणी के बारे में बताऊँ, किस तरीके से कौन सी धातु काम पर है। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से इनको पढ़ें और इनको समझे। अब कल जब हम इसके बोर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे, या अगर इसमें कुछ बाकी रहा तो मैं और कल थोड़ा जो भी पीछे बचा है उनको कल करवाएंगे, नहीं तो फिर हम सीधे बोर्ड के क्वेश्चंस शुरू करेंगे कि कौन कौन से इस पार्ट में से बोर्ड के क्वेश्चन, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चंस इस पार्ट में से आते हैं। तो हम कल देखेंगे फिर बोर्ड के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।